नमस्कार। ओदी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेसन का शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम लोग करेंगे डीसी जनरेटर से संबंधित कुछ एमसीक्यू टेस्ट का सॉल्यूशन। यह टेस्ट जो है बोधी टेक्निकल ऐप पे फ्री कंटेंट के रूप में अवेलेबल है। आप चाहे तो इसको बोधी टेक्निकल ऐप डाउनलोड करके आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे 25 एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू प्रश्न का। एमसीक्यू प्रश्न 25 है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी जनरेटर का एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं बता देना चाहता हूं कि ये टेस्ट जो है बोधी टेक्निकल ऐप पे फ्री कंटेंट के रूप में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीसी कंपाउंड जनित्र में बी बा स्थिर रहता है। पहला प्रश्न है जो कि पूछ रहा है डीसी कंपाउंड जनित्र में बी बा मतलब ईएमएफ बी मतलब होता है ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोला डीसी कंपाउंड जनित्र में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्थिर रहता है। कौन सा कब? पहला है केवल फुल लोड पर, दूसरा है नो लोड पर और तीसरा है फुल लोड तथा नो लोड पर। तो इसका आंसर है सी, फुल लोड एवं नो लोड पर। मैं बता देना चाहता हूं कि डीसी कंपाउंड की बात कर रहा है तो डीसी कंपाउंड जो होता है, आप ऐसे को ऐसे समझेंगे, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंशियल, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है कम्युलेटिव। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशियल में तो नहीं होता है, कम्युलेटिव में होता है। कम्युलेटिव भी जो होता है वो होता है तीन प्रकार का। एक होता है लेवल कंपाउंड, एक होता है ओवर कंपाउंड और तीसरा जो होता है अंडर कंपाउंड होता है। ठीक है, एक क्या हो गया, लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। तो जो लेवल कंपाउंड है ना, लेवल कंपाउंड का जो आउटपुट होता है और नो लोड और फुल लोड पर जो होता है वो स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है। इसमें आंसर इसलिए इसमें पूछा क्योंकि यहाँ पे डीसी कंपाउंड की बात कर रहा है, नहीं तो डिफरेंशियल कंपाउंड की बात कर रहा है, नहीं तो आपका ओवर कंपाउंड की बात कर रहा है, सिर्फ डीसी कंपाउंड। तो डीसी कंपाउंड में एक ही जनरेटर जो है, एक जनरेटर जो है लेवल कंपाउंड जो जनरेटर है, वो उसका जो आउटपुट होता है फुल लोड और नो लोड पे जो है दोनों पर स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं है। इसका जब कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, जब आप इसका थ्योरी में आप देखेंगे, थ्योरी का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नो लोड और फुल लोड पे बदलता नहीं है। बाकी इसका भी बदलता है, इसका भी बदलता है और इसका भी बदलता है। मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड का भी फुल लोड और नो लोड पर जो है आउटपुट बदलता है, ओवर कंपाउंड का भी बदलता है और इसका अंडर कंपाउंड का भी बदलता है, लेकिन लेवल का नहीं बदलता। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि डीसी कंपाउंड की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लेवल कंपाउंड है उसका फुल लोड पर तो स्थिर रहता भी है, नो लोड पर भी स्थिर रहता है। तो इसका आंसर हम करेंगे सी, दोनों पर होता है, फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्मेचर कोर के लैमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो ये बहुत वीवीआई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वीवीआई है मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहीं नहीं कहीं आपको मान के चलिए 10 एग्जाम दीजिएगा, इसमें 6 से 7 एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये प्रश्न ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 में से 6 एग्जाम जो होगा उसमें से आपको पूछा जाएगा। तो इसका आंसर होता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। इसको आंसर जो है, इसका आंसर है एडी करंट धारा, सॉरी एडी करंट लॉस। क्योंकि कोर का लैमिनेशन का एक ही रीजन है कि वो एडी करंट लॉस को कम करता है, ये ताम हानि को कम नहीं करता है, यांत्रिक क्षति को कम नहीं करता है, और ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एडी करंट लॉस, एडी धारा क्षति, इसका आंसर होगा ए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? ये भी वीवीआई आपका है, वीवीआई है।
इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ये जो जनरेटर और मोटर जो होता है ना, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, आपका अल्टरनेटर, जितना भी है ना, फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अगर इंग्लिश में पूछा जाए, कहीं इंग्लिश में ऑप्शन है, तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है। अब आप जानना चाहते हैं कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो ये आप थ्योरी वाला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार से बात किया गया है कि विद्युत चुंबकीय फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है। चलिए, अभी इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4। इसमें चुनना है, सही कथन चुनना है कि सही कथन क्या है। तो सबसे पहला जो कथन है, सीरीज जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ये आंसर ठीक है। सीरीज जो जनित्र होता है उसका बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, मतलब नो लोड पे उसको ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, सीरीज जनित्र को या सीरीज जनरेटर को और या सीरीज मोटर को कभी भी आप लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको लोड पे डालकर ही ऑपरेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन क्या है। नेक्स्ट कथन है, सीरीज जनित्र लोड बढ़ाने से सीरीज जनित्र लोड बढ़ाने से जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज घटता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर सीरीज जनित्र, कोई भी जनित्र है, उसका जब आप लोड बढ़ाएंगे ना तो उसका टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये है, ये जैसे देख सकते हैं कि ये है सीरीज जनरेटर। ठीक है, सीरीज डीसी जनरेटर। तो जब आप इसको यहाँ पे आप लोड बढ़ा रहे हैं, मतलब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसी सॉरी लोड बढ़ा लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। जैसे करंट फ्लो करेगा, इसके फील्ड में जो है ना, ये वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप करेगा। वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप कर देगा। मतलब मान लीजिए इसका करंट आई है, तो इसमें जो है आई और आई ए सी का सॉरी आर ए सी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या होगा, इसमें ड्रॉप होने के बाद और ब्रश में ड्रॉप होने के बाद और आर्मेचर में ड्रॉप होने के बाद, मतलब 3 जगह ड्रॉप हो जाएगा। ब्रश में हो जाएगा और आर्मेचर में होगा। तीनों जगह ड्रॉप होने के बाद टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा। मतलब अगर जैसे ही लोड बढ़ाते हैं तो सीरीज मोटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है कम जाएगा। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। हाँ, ये जो है शंट के लिए और लेवल कंपाउंड के लिए नहीं होता है। शंट में जो होता है ना, जब आप लोड बढ़ाएंगे ना तो हल्का घटता है, जिसको निग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, शंट डीसी शंट जनरेटर में जब आप लोड बढ़ाते हैं तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है बहुत कम घटता है। उसी प्रकार से कम्युलेटिव कंपाउंड का एक प्रकार है लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर, उसमें भी उसका टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम मतलब घटता है। तो लेकिन सीरीज का क्या होता है ना, काफी घट जाता है। जैसे लोड बढ़ाएंगे तो उसका जो है टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, सीरीज जनित्र का प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, इसका ये भी कथन सही है। सीरीज जनित्र का प्रतिरोध जो होता है ना, निम्न स्तरीय होता है। इसका जो वैल्यू होता है, फील्ड का जो वैल्यू होता है, जैसे आप देखेंगे ये क्या है, ये फील्ड है इसका। तो फील्ड का जो रेजिस्टेंस होता है ना, काफी कम होता है। और यही अगर शंट जनरेटर होता तो इसका फील्ड का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है इसमें तीसरा नंबर जो है, सी नंबर जो ऑप्शन है, उसमें बोला जा रहा है सीरीज जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ना वो होगा डी, क्योंकि चारों कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। इसमें बोल रहा है, मान लीजिए हम एक सीरीज जनरेटर बना रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज जनरेटर बना रहे हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ये क्या होगा, सीरीज फील्ड हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित कारण के उपरांत किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा।
इसका ब्रश कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, आर्मेचर कम्यूटेटर पे लगा हुआ है। अब बोल रहा है ब्रशेस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है आई आर, मतलब R तो होगा ही, I भी होना चाहिए, ठीक है। I तो होगा ही, R तो होगा ही, क्योंकि ब्रश है तो ब्रश का कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, I भी होना चाहिए। तो अब हम इसको ऑप्शन से चलते हैं, लोड करंट बढ़ाने से, लोड करंट बढ़ाने से। तो देखिए इसको अब समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें करंट 2 एम्पियर चल रहा है, अगर हम इसको 4 कर दें, क्या ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा? तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना I इंटू आर होता है। आई कितना था पहले 2, फिर कर दिए हम 4, तो पहले मान लीजिए कुछ वैल्यू आ रहा था, जैसे 4 करिएगा तो उसका बढ़ जाएगा, क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा लोड करंट बढ़ जाएगा। अगर लोड करंट बढ़ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेरित अगर ईएमएफ बढ़ाते हैं, प्रेरित वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप नहीं बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है किसके? लोड करंट पे। लोड करंट घट जाता है, घटने से तो बढ़ेगा नहीं वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि आप जान रहे हैं V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और R है, ठीक है। तो R भी बढ़ना चाहिए अगर ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ाना। तो I का मान जब हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लोड करंट का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं होगा। लोड करंट का प्रभाव कैसे नहीं होगा? क्योंकि फॉर्मूला में तो I आ रहा है ना, I तो आ रहा है, तो लोड करंट का प्रभाव होता है। इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, लोड करंट बढ़ जाए। अगर लोड करंट बढ़ जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप जो है जनरेटर का बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी वीवीआई आपका प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। अब इसमें हम चारों ऑप्शन को देखेंगे और चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि किसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो श्रेणी जनरेटर जो होता है ना, वो बूस्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर पहले जान लीजिए, आंसर है बूस्टर, ठीक है। लेकिन आंसर के साथ में और हम जानेंगे कि और किसके साथ होता है। तो बैटरी चार्जर के लिए क्या होता है? शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? शंट जनरेटर का। घरेलू के लिए भी शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। घरेलू है तो जो प्रयोग होता है शंट जनरेटर होता है, और लाइटिंग के लिए भी शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। लेकिन जो बूस्टर के लिए होता है ना, बूस्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये आपका श्रेणी जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, सीरीज जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा बूस्टर। लेकिन अलावा जो इसके अलावा जो है आप ये भी नोट कर सकते हैं, ये जो है आपको नोट करना चाहिए, ठीक है, कि बैटरी चार्जिंग के लिए शंट डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं लोग। नेक्स्ट है 7वां, क्या होगा जब समानांतर में चल रहे 2 जनरेटरों में से एक जनरेटर हटा लिया जाए? कह रहा है कि 2 समानांतर में चल रहा है जनरेटर, अगर उस जनरेटर में से एक जनरेटर को हटा लिया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर है सी, पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी। पहला जो जनरेटर था उसका उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की उत्तेजना जो है धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका आंसर क्या है? सी। सब प्रश्न समझिएगा, प्रश्न ये है कि 2 जनरेटर्स है और दोनों समानांतर में चल रहा है, तो एक जनरेटर को हटा लिया जाए तो दूसरा का पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, दूसरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर जो है, आंसर है सी, पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी, मतलब उसका जो फील्ड है उसका कम होगा और दूसरे का फील्ड जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर से हम प्रश्न को समझिएगा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या कहलाता है? जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, ये हो गया पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसमें क्या क्या हुआ था? बाइंडिंग किया हुआ रहता है, इसमें भी बाइंडिंग किया हुआ रहता है। यहाँ है आर्मेचर। जब डीसी जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है और उसको लोड पे लिया जाता है तो क्या होता है ना, इसके द्वारा भी, ये जो इसमें कंडक्टर स्थापित है इसके द्वारा भी फ्लक्स उत्पन्न होता है।
तो जो ये जो इसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये मेन फ्लक्स में कुछ डिस्टरबेंस पैदा करता है, अपना प्रभाव डालता है। तो उसको क्या बोला जाता है, जो मेन फ्लक्स, जो आर्मेचर फ्लक्स है, वो मेन फ्लक्स पे जो प्रभाव डालता है उसको बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम 9 नंबर प्रश्न, वे प्रभाव जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनित्र पर पड़ता है, वह प्रभाव जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनित्र पर पड़ता है क्या कहलाता है? तो नहीं, उससे क्या होता है, क्या कहलाता नहीं, उससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए प्रभाव की बात कर रहा है, क्या कहलाता है वो नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, मुख फ्लक्स की एक समानता नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मुख फ्लक्स जो है उसका जो समानता जो है, जो सभी जगह, जैसे मान लीजिए ये मुख फ्लक्स था, इसमें ये मुख फ्लक्स था, तो इसका जो समानता है वो नष्ट हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं रह पाता, सभी जगह जो समान था वो नहीं रह पाता है, कहीं कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनित्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान और दक्षता घट जाता है। जनित्र का जो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो आर्मेचर का फ्लक्स जो है, मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कम कर दे रहा है। तो उससे क्या होता है, ईएमएफ का मान जो है कम जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, दक्षता भी कम जाता है। तो ए भी आंसर को है सही है, ए भी आंसर सही है और ए भी आंसर सही है, ए और बी दोनों सही है। अब चलिए तीसरा पद देखते हैं, मुख पोल पर विचुम्बकन प्रभाव उत्पन्न होने के कारण उसका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ये भी आंसर सही है। मुख पोल पर क्या होता है ना, विचुम्बकन प्रभाव होता है, मतलब क्या करता है, मुख पोल को क्या है, इसके फ्लक्स को खत्म कर देता है, किसी किसी लोकेशन में, हाफ लोकेशन में कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो है अवशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है उसका मान को मतलब नष्ट कर देता है, जो मुख फ्लक्स में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है उसको खत्म कर देता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि सारे कथन जो है इसमें सही है, मतलब सभी प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होता है? कौन सा क्षति जो है लोड के साथ परिवर्तित होता है? वो होता है, लोड के साथ परिवर्तित होता है, उसका कहा जाता है ताम्र क्षति। क्योंकि लोड जैसे ही यहाँ बढ़ाएंगे, जनरेटर पर जैसे ही लोड बढ़ाएंगे ना, तो आई का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा, और जहां आई का मान होता है, क्योंकि जो ताम्र क्षति होता है आई स्क्वायर आर होता है, जहां आई बढ़ेगा वहां क्या होगा, ताम्र क्षति बढ़ेगा। लेकिन ईडी करेंट, हिस्टेरेसिस लॉस और वायु क्षति, इसको कहा जाता है कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस। क्यों कांस्टेंट लॉस की क्यों है, क्योंकि इसका जो होता है लोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लोड जनरेटर पर है या नहीं इस ये होगा, लेकिन ताम्र क्षति तभी होगा जब उस पर लोड डाला जाएगा, मतलब उसमें करंट का फ्लो होगा, उसके आर्मेचर में करंट का फ्लो होगा, या पोल्स में उसका करंट का फ्लो होगा, पोल्स वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में अगर करंट का फ्लो होता है तब ताम्र क्षति होता है, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉस और वायु क्षति जो होता है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप लोड डालें या नहीं डालें, जैसे जनरेटर स्टार्ट हुआ वो उसी समय से एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ताम्र क्षति। ताम्र क्षति को ओमिक लॉस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है ताम्र क्षति को क्या बोला जाता है, तो ओमिक लॉस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ओम पे निर्भर करता है, ओम का मतलब रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर है, आर का मतलब क्या, आर का मतलब ओम होता है, मतलब रेजिस्टेंस से निर्भर, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, इसलिए ताम्र क्षति को ओमिक लॉस भी बोला जाता है। कहीं कहीं ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओमिक लॉस किसको बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर है, चार पोल वाले वेव जनित्र के आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या होगी। चार पोल वाले वेव गुंड जनित्र में आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या होगी। तो इसके लिए ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जब आपका लैप बाइंडिंग है और वेव बाइंडिंग है, ठीक है, तो लैप बाइंडिंग बराबर पी बराबर होता है ए, इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बराबर जो होता है मतलब पी, पैरेलल पाथ कितना होगा, जितना पोल होगा, किसमें,
लैप में, ठीक है। वेब में उल्टा होता है, वेब में होता है ए बराबर जो होता है हमेशा 2 होता है। ए बराबर क्या होता है, हमेशा 2 होता है। पोल्स की संख्या जितना भी हो उस पर निर्भर नहीं करता है। वेब बाइंडिंग में हमेशा जो होता है वो ए बराबर 2 होता है, मतलब पैरेलल पाथ हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। किस अवस्था पर दो अल्टरनेटर समानांतर में चलाया जाता है? किस अवस्था पर दो अल्टरनेटर समानांतर में चलाया जाता है? तो इसका आंसर है, आंसर हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। दो जनरेटर की वोल्टेज समान होनी चाहिए। तो ये फैक्ट है कि अगर दो जनरेटर को पैरेलल में चलाना तो उसका वोल्टेज जो है समान होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, धन और धन से जुड़ा होना चाहिए और ऋण को ऋण से जुड़ा होना चाहिए। मतलब दो जनरेटर है, उसका पॉजिटिव का टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए और नेगेटिव का टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। ये भी इसका आंसर सही है। अगला जो ऑप्शन है, जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए। तो ये भी इसका फैक्ट है कि अगर आप दो जनरेटर को पैरेलल में चलाना है तो उसकी क्षमता भी समान होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 13 नंबर। डीसी जनरेटर में ध्रुव कोण से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा अवध रहते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि डीसी जनरेटर में ध्रुव कोण जो है, जैसे ये क्या है, पोल कोर है, और ये जो होता है ऐसे पोल शू होता है। ये क्या है, पोल शू है, ये पोल शू। तो ये बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है आपस में कैसे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर है शंकुघात पेच से। इसको कहीं कहीं लिखा हुआ होता है काउंटर शंख स्क्रू से, मतलब इसी को हिंदी में बोला गया शंकुघात पेंच से, मतलब काउंटर शंख स्क्रू से जुड़ा होता है। मतलब ये जो आपका दिख रहा है, ये जो पोल दिख रहा है, पोल कोर दिख रहा है, और पोल जो शू है, शू इसलिए नाम है क्योंकि देखिएगा इसका जो नूक है ना जूता का सोल के जैसा है, ठीक है, आगे निकला हुआ रहता है ना, उसी प्रकार से ये पोल शू के। ये दोनों जो आपस में जुड़ा हुआ होता है वो क्या किससे जुड़ा होता है, शंकुघात पेंच से जुड़ा हुआ रहता है।